हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको आपके अपने चैनल पढ़ाई का पिटारा में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे प्राचीन भारत से क्वेश्चन रहेगा आपका, जो कि प्रागैतिहासिक काल से क्वेश्चन है आपका। इसमें हड़प्पा काल से भी क्वेश्चन मिलेगा और ये आपका क्लास 7 है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को विजिट करिए और उसमें क्लास टॉपिक वाइज क्लास देखिए। ये आपको बहुत बेनिफिट और आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल करेगा, क्योंकि हम इसको टारगेट लेके चल रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर। और अगर आप हमारे से हिस्ट्री नेट का टीजीटी पीजीटी या अदर एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसमें से, जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में रहेगा और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो हम क्लास को बिना देरी किए हुए क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आप अगर चैनल आपको अगर सेक्शन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो इससे पहले हम देखेंगे 81 क्वेश्चन हो चुका है क्लास 7 तक में, क्लास 6 तक में, और ये हमारा आज का 7वां क्लासेज है। तो अब पहला क्वेश्चन इसका देखिएगा, 82 नंबर में है। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है तो कहाँ? बिल्ला या सुरगाम से, बी में होसंगी से, या सी भीमबेटका से, डी महगढ़ा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर इज द बिल्ला सुरगाम होगा, है ना। क्योंकि हम आपको देखिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे हमको व्याख्या भी पढ़ना है, क्योंकि व्याख्या बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे रट्टा मारने वाला क्वेश्चन नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। और ये जो अभी पीजीटी टीजीटी या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको ऑनलाइन देखने को नहीं मिलता है। सारा एग्ज़ाम आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, सारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी जितना होता है सारा एग्ज़ाम बेस्ड होता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़े। तो मैं चाहूँगी कि इस क्वेश्चन के माध्यम से, ये क्लासेज के माध्यम से आपका टॉपिक क्लियर हो और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। तो चलिए, इसका राइट आंसर ही बिल्ला सुरगाम होगा। अगर आप इसका व्याख्या देखें तो भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक साइज आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित बिल्ला सुरगाम से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 83 में हम बढ़ेंगे। दक्षिण एशिया में कहाँ पर सबसे प्राचीनतम गेहूँ जो की खेती का प्रमाण मिला? ऑप्शन ए पंजाब में, बी बलूचिस्तान, सी सिंध, या डी राजस्थान। तो हम जानते हैं कि हड़प्पा जो है बलूचिस्तान का टोकरी भी कहा जाता है ना, प्रागैतिहासिक काल में अगर देखा जाए। तो इसका राइट आंसर इज द बी हो जाएगा, बलूचिस्तान। व्याख्या देखिए, दक्षिण एशिया में बलूचिस्तान के मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान नामक स्थल के उत्खनन से 3 प्राकृतिक चरण नवपाषाण काल हड़प्पा पूर्व हड़प्पाई स्तर प्राप्त होते हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम कृषक बस्ती थी और यहाँ 7000 बीसी के लगभग गेहूँ, जौ और मसूर की खेती का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर हम 84 देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 84। कहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोजा गया है? अर्धवृत्ताकार, ठीक है। ऑप्शन ए में सिरमुख से, बी है सिरकप से, या सी कौशाम्बी, या डी अनुराधापुर। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बी है सिरकप, है ना। राइट आंसर इज द सिरकप, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85 में देखें, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो प्रागैतिहासिक में कहाँ रहेगा? कंदरा में, मचान में, झोपड़ी। ऑप्शन ए में मचान, बी है कंदरा। मचान यानी जो हम बांस का पिलर दे के ऊपर में बनाते हैं ना बच्चे लोग, जो झोपड़ी टाइप, उस मचान पर, या बी कंदरा में, या फिर सी झोपड़ी में, या डी इन सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी में, डी। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण ने उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल का मानव मचान, कंदरा में, झोपड़ी में निवास करता था। क्वेश्चन नंबर 86 में हम देखेंगे, नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं हथियार प्राप्त हुए? तो बताना है आपको कहाँ से मिले। तो ऑप्शन ए में चिरांद, बी है छोटा नागपुर, सी है उत्तर चुनार, या डी झुंसी से। तो इसका राइट आंसर इज द ए। कहाँ से? चिरांद से। नवपाषाण काल जो चिरांद जो है नवपाषाण काल के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ से हम देखते हैं छोटे छोटे हड्डियों के औजार मिलने लगे थे। तो राइट आंसर इज द ए। व्याख्या देखिए, 1962-63 ईस्वी में प्रोफेसर वी के सिन्हा के नेतृत्व में बिहार के चिरांद नामक ग्रामीण स्थल की खुदाई के बाद नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। खुदाई के दौरान भारी मात्रा में हिरण के सींगों द्वारा निर्मित हथियार और औजार प्राप्त हुए। यहाँ से देखिए आपको 2-3 क्वेश्चन बन जा रहा है कि चिरांद का खोज कब किया गया था? 1962-63 में। किसने खोजा था? प्रोफेसर वी के सिन्हा ने। नेक्स्ट है इसमें से, ये चिरांद जो है ग्रामीण है कि शहरी है? तो यहाँ पे हम देखेंगे ये सब क्या है, ग्रामीण में आएगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, चिरांद। क्वेश्चन नंबर 87 के हम देखेंगे,
प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? तो प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? ऑप्शन ए में चित्रांकन का, बी कृषि कार्य का, या सी शिकार का, या डी पशुपालन का। तो यहाँ पे पूर्व पाषाण काल से संबंधित पूछ रहा है ना, तो इसका राइट आंसर शिकार का। तो सबसे पहले मानव ने क्या किया था? शिकार ही किया है। राइट आंसर इज द सी। क्वेश्चन नंबर 80 और की हम इससे पहले हम व्याख्या देख लें। प्राचीन पाषाण काल के हथियारों के अवशेष कहाँ से मिले? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, पंजाब के सोन नदी के की घाटी तथा मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुआ। इस काल का मानव आग से अनभिज्ञ था। हम यहाँ पे देखेंगे आग से वो अनभिज्ञ था, आग जलाना भी नहीं सीखा है। पहले वो क्या करेगा? शिकार करेगा, है ना, कच्चा मांस खाएगा। मानव पूर्णतः आखेटक का जीवन जीता था तथा समूह में कंदराओं तथा गुफाओं में रहता था। कंदराओं यानी क्या? पहाड़ कंदराओं तथा गुफाओं में रहता था। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल राग के टील? क्वेश्चन नंबर 88 पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल राग के टीलों के लिए नहीं जाना जाता? तो यहाँ पे हम देखेंगे नहीं जाना जाता क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो ऑप्शन ए में उतनूर, बी है पल्लव, या सी है कुपगल, या डी बोरझोम। तो किस लिए नहीं जाना जाता? तो राग के टीलों के लिए। राग के टीलों के लिए देखिए राइट आंसर इधर हो जाएगा बोरझोम, क्योंकि यहाँ से हमें क्या देखने को मिले? गड्ढे में रहने वाले मानवों के अवशेष देखने को मिले हैं, मतलब मानवों का जीवन देखने को मिला है। तो यहाँ पे राग के टीले की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा उतनूर, पलवाय, सी कुपगल, जबकि डी नहीं था इनमें से। इसका व्याख्या देखिए। बोरझोम नामक पुरास्थल की खोज 1935 में किसने की है? डी टेरा तथा पीटरसन ने की थी। बोरझोम की खुदाई से गड्ढे वाले घरों के अवशेष मिले हैं। सावधान के जो उदाहरण मिलते हैं उनसे पता चलता है कि मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। अतः बोरझोम राग के टीलों के लिए नहीं जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 में हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित की जो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में मध्य पाषाण कालीन दिया है, सूची 2 में उनके स्थान दिए हैं। ऑप्शन ए में आपका वीरभानपुर है ना, वीरभानपुर, बी में लोटेश्वर, सी है पेशरे, या डी सराना राय। इधर आपका स्थान में दिया बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसमें बताना है कि वीरभानपुर कहाँ है। तो इनमें से अगर आप कोई भी जान रहे हो तभी आप पकड़ पाओगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेशरा। तो पेशरा कहाँ है आपका? लोटेश्वर। लोटेश्वर सबसे पहले कहाँ देखिए? बी का गुजरात हो जाएगा ना, बी का 2 से मिलाएंगे। अब बताइए पेशरा कहाँ हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा। सी का ए हो जाएगा, है ना। और उसके बाद हम देखते हैं तो बी और सी कहाँ मिल रहा है? तो बी का हो जाएगा बी का 2, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो ये तो नहीं होगा, कट गया। पेशरा बिहार में, तो पेशरा सी का एक कहाँ? सी यहाँ पे सिर्फ ऑलरेडी है, तो राइट आंसर इधर डी हो जाएगा। और उसके बाद वीरभानपुर कहाँ हो जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल से मिलेगा। और सराना राय उत्तर प्रदेश से, है ना। तो इसका राइट आंसर इज द डी। तो सब जगह जो है एनटीए का फ्रेंड्स ये फेवरेट क्वेश्चन है। कथन कारण हो गया, ये कूट वाला क्वेश्चन हो गया, सम्मिलित करने वाले सब सारा क्वेश्चन है, इसको बहुत पसंद है। ये क्वेश्चन आपको नेट का हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 90 में हम देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट एवं भोजन संग्रह की अवस्था में पशुपालन एवं कृषि की अवस्था में परिवर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से हुए? अंजीरा से। ऑप्शन ए में अंजीरा, बी है दम सदात से, या सी किले गुल मोहम्मद से, या मेहरगढ़ से। तो भोजन संग्रह अवस्था और कृषि की अवस्था में परिवर्तन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। राइट आंसर इज द डी। ये था आज का आपका 90 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इसकी व्याख्या के देखिए 90 का। तो भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट एवं भोजन संग्रह की अवस्था में पशुपालन एवं कृषि अवस्था में परिवर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर कच्ची मैदान में बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ से पहला स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से कृषि जन गेहूँ और जौ की विभिन्न किस्में प्राप्त हुई। इसकी प्रमाणित तिथि 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से लेकर किले गुंद मोहम्मल की तिथि 3500 ईसा पूर्व है। क्वेश्चन नंबर 91 में देखिए धातु की खोज मानवीय इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। सर्वाधिक तांबा देने वाली खाने भारत के किस भाग में स्थित है? तो यहाँ पे देखिए बस क्वेश्चन देखने को फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि लॉन्ग होगा, तो इसकी ऑप्शन है ऑप्शन ए में बिहार, 2 में है गुजरात, 3 में राजस्थान और 4 में है तमिलनाडु। और इसका कूट में दिया है कि ए में सिर्फ केवल 1 होगा, या बी में केवल 2 या 3, या सी में 1 2 3, या डी में 1 2 3 और 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज द सी हो जाएगा ना। सी के यहाँ पे 1 2 और 3 दोनों, यानी तीनों हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें सबसे पहले पूछा जा रहा है सर्वाधिक तांबा देने वाले खाने कहाँ हैं? तो हम जानते हैं कि राजस्थान होगा। तो राजस्थान देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसमें तीनों में 3 है। तो राजस्थान से हम देखते हैं, बिहार फिर दिया हुआ और
दूसरा गुजरात भी दिया हुआ है। इन तीनों स्थानों से आप देखोगे तो सर्वाधिक तांबा देने वाली खाने भारत के किस भाग से मिली है, तो यही जगह से मिली है। इसका एक्सप्लेनेशन में देखिए, धातु की खोज मानवीय इतिहास की क्रांतिकारी घटना थी। सर्वाधिक तांबा देने वाली खाने भारत के बिहार, गुजरात और राजस्थान में स्थित थे। राजस्थान के खेतड़ी की खानों से तांबा प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त बिहार और गुजरात से भी तांबा प्राप्त किया जाता था। बिहार का सिंहभूम जिला, यानी जो कि अभी सिंहभूम जिला जो बिहार झारखंड में है, जो बिहार से अलग हो चुकी थी, सिंहभूम जिला तथा गुजरात के कच्छ क्षेत्र के लिए इसके लिए प्रसिद्ध था। तो राइट आंसर इज द सी। क्वेश्चन नंबर 92 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है, तो नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है। ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी, सी बी में संगन कल्लू, सी अरिकामेडु या डी पिकली है। तो इसमें बताने कौन सा नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अरिकामेडु, है ना। व्याख्या देखते हैं, भारत के केंद्र शासित राज्य पांडिचेरी में स्थित अरिकामेडु ईसा की प्रथम शताब्दी का पुरास्थल है। यानी किस कब का है, प्रथम शताब्दी का पुरास्थल है, जिसका उत्खनन 1945 में मार्टिन विलर ने करवाया था। यहाँ से भारत यानी रोम व्यापारिक संबंध से साक्ष्य मिले हैं। ब्रह्मगिरी, संगन कल्लू तथा पिकली हल दक्षिण भारत के नवपाषाणिक पुरास्थल है। क्वेश्चन नंबर 93 में देखेंगे, उत्खनित स्थल हस्तिनापुर का सांस्कृतिक कर्म नीचे से ऊपर की ओर निम्नानुसार है। तो हम इसको क्या करना है, मैच करवाना है नीचे से ऊपर की ओर। ऑप्शन ए में कुषाण काल, बी है NBP मृदभांड काल, 3 में OCP काल या 4 PGW काल। यहाँ पे अगर बर्तन से संबंधित आपको काल पूछा जा रहा है, यानी उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, ये सब का कौन सा आप दिखाना चाहते हैं, तो सबसे हम लास्ट में देखें तो क्या हो जाएगा, कुषाण काल हो जाएगा, है ना। तो सबसे लास्ट में कुषाण काल, तो यहाँ पे देखिए एक कहाँ है, तो एक यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये दोनों तो आपका डी नहीं होगा, ए नहीं होगा, तो अब इसमें से सी या बी होगा। तो बताइए कुषाण काल आएगा। और सबसे NBP मृदभांड काल, OCP काल तो आपका उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। PGW काल, OCP काल, PGW काल, तो इसका राइट आंसर देखिए सी हो जाएगा। यहाँ के व्याख्या की हम बात करें तो व्याख्या में दिया है, हस्तिनापुर का सांस्कृतिक कर्म, है ना, उत्खनन के बाद। OCP काल किससे संबंधित है, ताम्रपाषाण काल से। BGW काल ब्लैक पॉटवेयर जो है लोहकालीन से संबंधित है। NBP मृदभांड 6ठी शताब्दी से पूर्व, यानी हम देखते हैं महाजनपद से। और कुषाण काल प्रथम शताब्दी से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित इस पुरास्थल का उत्खनन B लाल ने 1950 से 52 में करवाया था। क्वेश्चन नंबर आप 94 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से किन स्थलों पर मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो ऑप्शन ए में आदमगढ़, बी है 2 में बागोर, 3 में लोटेश्वर या सी में रतनपुर। कूट में देखेंगे, ए में 1 और 2, बी में 2 और 3, सी में 1 2 3 या डी 2 3 4। तो इसका बताना है कि क्या मध्यपाषाण काल से संबंधित है। तो इसमें हम देखेंगे आदमगढ़ बागोर तो होगा, है ना, तो 1 और 2 तो है ही, ठीक है। अब ये लोटेश्वर भी होगा, लोटेश्वर कहाँ है, गुजरात में, तो इसका राइट आंसर इज द सी। मध्य प्रदेश के आदमगढ़, राजस्थान के बागोर तथा गुजरात के पाटन जिले में स्थित लोटेश्वर ऐसे मध्यपाषाणिक पुरास्थल है जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में देखेंगे, सूची वन के विषय को सूची 2 में सम्मिलित करना है। सूची 1 में पुरावशेष दिया, सूची 2 में प्राप्ति स्थान दिया है। तो ए में राख का टीला, बी में आयगपट, सी एकादश मुखी बोधिसत्व या डी प्रस्तर धातु मंजूषाएं। और एक प्राप्ति स्थान जो कन्हेरी, दूसरा में मथुरा, तीसरा में सांची, चौथा में उतनूर। तो राख का टीला देखिए ए से हो जाएगा उतनूर, है ना, 1 का 4 हो जाएगा। 1 का 4 सिर्फ यहाँ पे है, 2 जगह पे है। उसके बाद हम देखेंगे एकादश मुखी बोधिसत्व कहाँ से मिला है, ये प्रस्तर धातु मंजूषाएं, प्रस्तर धातु मंजूषाएं कहाँ से मिला है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर देखेंगे क्या होगा, तो राइट आंसर इज द बी हो जाएगा, बी। कोट में बी से मिलाना है। तो अब हम देखेंगे राग का टीला कहाँ है, उतनूर से है। आयगपट कहाँ है आपका, आयगपट यानी मथुरा। एकादश मुखी बोधिसत्व आपका हो जाएगा कन्हेरी, एकादश कन्हेरी से। और प्रस्तर धातु मंजूषाएं कहाँ से मिला है, सांची से मिला है। क्वेश्चन नंबर हम 96 में पढ़ेंगे, पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से प्राप्त हुआ है, पालतू भैंस का। तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी धोलावीरा, सी मेहरगढ़ या डी राखीगढ़ी। तो पालतू भैंस कहाँ से, पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, तो इस आंसर हो जाएगा सी मेहरगढ़ से। इसका व्याख्या देखेंगे, पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, जिसमें सिर नीचा किए हुए रंभाते हुए भैंसों का वर्णन है जो लड़ने की मुद्रा में। सिंधु निवासियों के पालतू पशुओं में बैल, गाय, भैंस, कुत्ते, सुअर, भेड़, बकरी, हिरन, खरगोश आदि थे।
हाथी से उनका परिचय था क्योंकि हाथी दांत का प्रयोग कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में किया गया है। पक्षियों में मुर्गा, बतख, तोता, हंस आदि पाले जाते थे। कुछ पशुओं की धार्मिक मान्यता थी, कुछ को मांस के लिए पाला गया था। यह निश्चित नहीं है कि अश्व से उनका परिचय था कि नहीं। एस आर राव का विचार है कि लोथल तथा रंगपुर से उसकी मिट्टी की मूर्तियां मिली है। इसी प्रकार कच्छ स्थित सुरकोटरा स्थल से पालतू घोड़े की अस्थियां मिली है। क्वेश्चन नंबर हम 97 की ओर बढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तब हम देखते हैं इसमें सिंधु काल से भी क्वेश्चन दिया हुआ है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है किस देवता की पूजा करते थे? ऑप्शन ए में पशुपति का, बी कृष्ण जी का, या सी वरुण का, या डी विष्णु जी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पशुपति का। हम देखते हैं पशुपति यानी शिव का भी हम मान सकते हैं। उस समय में हम देखते हैं सिंधु सभ्यता में पशुपति जो है का लोग पूजा करते थे। तो राइट आंसर इज द ए। तो इसका व्याख्या की बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की उपासना करते थे, है ना। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? पशुपति की उपासना करते थे। और यद्यपि कि सिंधु स्थलों पर खुदाई के परिणाम स्वरूप हमें मातृ देवी की कई मूर्तियां प्राप्त हुई। इससे स्पष्ट होता है कि मातृ देवी की उपासना भी उस काल में प्रचलित थी। स्पष्ट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर पद्मासन की स्थिति में विराजमान एक योगी का चित्र प्राप्त होता है। सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। इसके 3 मुख है। मार्शल ने इस देवता को रुद्र यानी शिव के नाम से संबोधित किया, जिससे त्रिमुख, माहेश्वरम, पशुपति आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 में हम देखेंगे पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था यानी व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन ए में शिकार, बी कृषि, या सी पशुपालन, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पे पूर्व पाषाण काल से पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर इधर ए हो जाएगा। पूर्व पाषाणकालीन लोगों का प्रमुख उद्यम शिकार था। ज्ञात है कि इस काल में लोगों को कृषि संबंधी जानकारी नहीं थी, अतः उनका जीवन जंगली पशुओं, नदियों, झीलों से प्राप्त होने वाली मछलियों तथा अन्य जंगली फलों पर निर्भर था। क्वेश्चन नंबर हम 99 देखेंगे। मध्य पाषाण के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन ए में लघु पाषाणोपकरण का प्रयोग, भी है घरों का प्रयोग, सी कपड़ों का प्रयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मध्य पाषाण काल से पूछा जा रहा था, इसका क्या हो जाएगा? छोटे छोटे औजार बनाना। तो राइट आंसर इज द ए, लघु पाषाणोपकरण का प्रयोग। इसकी व्याख्या देखिए। मध्य पाषाण के लोगों का प्रमुख विशेषता थी लघु पाषाणोपकरण का प्रयोग। इस काल के औजार छोटे छोटे पत्थरों से बने हुए थे। कतिपय ऐसे भी औजार होते जिनका आकार ज्यामितीय होता था, यानी वहाँ पे हम देखें ज्यामितीय आकार का भी हमको ज्ञान देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 में जाइए। क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? पूछा जा रहा है कि क्या जो है मिट्टी के बर्तन नवपाषाण काल से शुरू हुआ है। ऑप्शन में सत्य, बी असत्य है, या सी सत्य है, या असत्य भी हो सकता है। तो राइट आंसर क्या है? यहाँ पे हम देखेंगे नवपाषाण काल जो क्या है, यहाँ पे पशुपालन से भी एक कृषि पे आ जाएंगे। और कृषि पे आ जाएंगे तो जहाँ लोग अस्थायी जीवन न्यास करेंगे वहाँ पे खाना पीना भी शुरू कर देंगे। तो हम देखेंगे ये यहाँ पे सही हो जाएगा। कुंभकारी सर्वप्रथम नवपाषाण काल से दृष्टिगोचर होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मिट्टी का बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है, यानी सत्य है। क्वेश्चन नंबर हम 101 में जाएंगे। चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिला है? मगधा, बी सरायनहर राय, या डी सी कोल्डी हवा, या डी भीमबेटका। तो कोल्डी हवा जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। चावल का प्राचीनतम उल्लेख विंध्य क्षेत्र के प्रमुख नवपाषाणकालीन पुरास्थल कोल्डी हवा के उत्खनन से प्राप्त हुआ है। इस स्थल से धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण ईसा पूर्व 7000 से 6000 होता है। क्वेश्चन नंबर 102 में हम आएंगे। प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? कृषि के प्राचीन उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? ए में बोरी, बी में मेहरगढ़, सी इमाम गाम, या डी गिलून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से, प्राचीन भारत में। क्वेश्चन नंबर हम जाएंगे अब 100। इसका व्याख्या की बात करें 102 का। प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। यह वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ पर नवपाषाणिक प्राचीनतम बस्ती एवं कच्चे घरों के साथ साथ गेहूं के 3 एवं जौ की 2 किस्मों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में हम जाएंगे। पाषाण युगीन, एक मिनट फ्रेंड्स। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी, यानी कब? पुरापाषाण काल में, उच्च पुरापाषाण काल में, या सी मध्यपाषाण काल में, या नवपाषाण काल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हम कहाँ देखने को मिल रहा है? नवपाषाण काल से। इसकी व्याख्या की बात करें, पाषाणकालीन मानव को सर्वप्रथम अग्नि की जानकारी नवपाषाण काल में हुई, जब पत्थर से टकराकर उसने अग्नि प्रज्वलित करना सीखा, जिससे उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अग्नि के उपयोग से उसे अब भुना हुआ मांस मिलने लगा तथा खाने के लिए पका हुआ भोजन अग्नि के द्वारा प्रकाश का भी काम लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर हम 104 में देखेंगे। हैंडेक्स
क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक है? तो ऑप्शन ए में पूरा पाषाणकाल, निम्न बी है निम्न पाषाणकाल, या सी मध्य पाषाणकाल, या डी नवपाषाणकाल। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेढंग आकार के जो औजार मिलेंगे पत्थरों के, वो कहाँ मिलेंगे? निम्न पूरा पाषाणकाल से, जिसका नाम होता है हैंड एक्स, यानी हाथ से पकड़ने वाला कुल्हाड़ी के तरह से उपयोग कर सकते हैं, या और दूसरा है क्लेवर, है ना। और भी औजार देखने को मिले हैं और व्याख्या पढ़ेंगे हम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, निम्न पाषाण काल से कुल्हाड़ी या हस्त कुठार जैसे हैंड एक्स, विदारनी यानी क्लेवर और गंडासा, खंडक आदि उपकरण निम्न पुरापाषाण कालीन परंपरा के परिचायक। निम्न पुरापाषाण युग के अधिक संख्य स्थल सिंधु नदी के सहायक नदी सोन नदी की घाटी से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में आएंगे, भारतीय प्रागैतिक हास्य के जनक कौन थे? तो ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्रूफुस, बी में मार्टिमर व्हीलर, है ना, सी है जॉन मार्शल, या डी ए कनिंघम। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय प्रागैतिक हास्य काल के जनक माना जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। इसको व्याख्या देखिए, रॉबर्ट ब्रूस फुटे को भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक कहा जाता है। भारत में पाषाणकालीन वस्तुओं के अन्वेषण की शुरुआत 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे के अधिकारी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की, जब उन्होंने पलवम से प्रथम हैंडेक्स खोजा था। 106 में देखेंगे, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण है? तो ए में है उच्च पुरापाषाणकालीन, बी है मध्य पुरापाषाणकालीन, सी मध्य पाषाणकाल, या सी नवपाषाणकाल। तो हम देखेंगे फ्रेंड्स, पुरापाषाणकाल को 3 भागों में बांटा गया था, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण, है ना। उसके बाद आएगा मध्यपाषाण, फिर नवपाषाण। तो इसमें पूछा जा रहा है किसका परिचायक लक्षण है? तो ऑप्शन ए उच्च पुरापाषाण काल में हम देखते हैं ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से परंपरा के परिचायक है। यानी थोड़ा सा यहाँ पे हम देखेंगे हल्का अच्छा देखने को मिलने लगेगा औजार, पत्थरों के ही मिलेंगे लेकिन थोड़ा सा उच्च मिलेंगे। इसको व्याख्या देखिए, मध्य पूर्व पाषाण काल के बाद उच्च पूर्व पाषाण काल आया। इसका प्रधान पाशपोकरण ब्लेड है। ब्लेड पतले तथा संकरे आकार वाला व पाषाण फलक है, जिसके दोनों किनारे समांतर होते हैं या लंबाई में अपने चौड़ाई से दोगुना होता है। क्वेश्चन नंबर 107 में देखेंगे, आभूषणों से युक्त मध्यपाषाणिक मानव संबंधियाँ प्राप्त हुए। तो कहाँ से? मतलब आभूषण पहने हुए। ऑप्शन है भीमबेटका से, बी बागोर से, सी महदाह से, या डी सराना राय से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महदाह से। इसका व्याख्या देखेंगे, प्रतापगढ़ जिले की पट्टी तहसील स्थित महदाह नामक पुरास्थल से सर्वप्रथम मृग श्रृंगों की माला, मृग यानी हरिण के सिंगों की माला तथा हड्डियों के आभूषण मिले हैं। इस पुरास्थल की खोज जी.आर. शर्मा ने की थी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का 107 क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखेंगे अगले सेशन में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे चैनल के व्याख्या समझ में आ रही हो, चैनल पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। और अगर कोई कमेंट हो, आप हमें अगर कोई आपको कमेंट क्वेरीज हो तो कमेंट में डाल सकते हैं। और आप इसी तरह से आप हमारे साथ अगर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आप को हमेशा मोटिवेशन करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।